हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिलियन लेसन हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें इसके पहले 5 से 6 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। ठीक है ना। तो बिलियनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मोललता के बारे में। ठीक है ना। और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाए थे, 2-3 ठो न्यूमेरिकल लगाए थे। ठीक ना, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अगर आप लोग वो वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां पे आपका 7वां लेसन यानी कि 7वां लेक्चर जो है कि होगा ये। ठीक ना, 6वां या 7वां लेसन होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना। तो जा करके आप वहां पे देखिएगा, वहां पे एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मोलरता मोललता ये सब आपको वहां पे समझाया गया है। ठीक है ना। तो इस क्लास में जो है कि अगली सांद्रता यानी बिलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां हम लोग का यानी कि इसका जो अगला क्लास है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है आपका नॉर्मलता। ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, और यानी कि और कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, कि नॉर्मलता क्या होता है, या फिर इसमें न्यूमेरिकल जो है कि ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे हम लोग यानी कि इसकी डिफिनीशन देखेंगे और इसका फार्मूला देखेंगे, इसके बाद फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए कापी और पेन उठा लीजिए, नोट साथ साथ बनाते चलिए। और इस जो है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करने का भी प्रयास किया करिए। ठीक है ना, ताकि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह जो वीडियो है वो पहुंच सके। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन की, यानी कि इस लेक्चर की। क्या है नॉर्मलता। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मलता के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नॉर्मलिटी बोला जाता है। ठीक ना। देखिए एक बार हम जरा पिछले क्लास का रिवाइज करा दें। पिछले क्लास में आपका क्या था, हम लोग मोललता के बारे में पढ़े थे। मोललता, ठीक ना। क्या था, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते थे। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते थे। ठीक ना। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मलता पढ़ने वाले। तो नॉर्मलता की डिफिनीशन क्या होगी, पहले हम आपको डिफिनीशन बता दें। ठीक ना। देखिए इसकी डिफिनीशन होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, क्या, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित। जैसे मान लीजिए ये कोई विलयन है, यहाँ पे किसी पात्र में कोई विलयन लिया गया है, और इस विलयन का जो आयतन है वो कितना है आपका, 1 लीटर है। ठीक ना। तो इस 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम तुल्यांक, क्या, कितने ग्राम तुल्यांक आपने क्या घोल रखा है, विलेय घोल रखा है, वही क्या कहलाएगा, इस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी कि इसकी डिफिनीशन क्या बन जाएगी, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि इस 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम तुल्यांक आपने क्या घोल रखा है, विलेय घोल रखा है, वही क्या कहलाएगा, इस विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, पहले हम आपको डिफिनीशन जो है कि यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, देख ले पूरा आ रहा है ना। ये हो गया इसकी डिफिनीशन। क्या है, एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता में आपने देखा था, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते थे। मोललता में आपने देखा था, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरीके से नॉर्मलता जो है, नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है ना। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, वो कैसे निकलता है, इसको अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक ना। अभी यहाँ पे देख करके आप घबराइए मत कि आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है। ठीक ना। अभी यहाँ पे जब हम आपको फार्मूला बताएंगे तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो पहले हम इसका आपको फार्मूला बता दें। तो देखिए नॉर्मलता बराबर आपका फार्मूला हो जाता है, नॉर्मलता बराबर हो जाता है विलयन यानी कि विलेय पदार्थ के, क्या हो जाता है, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान क्या हो जाता है, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में यहाँ पे होता है। ये होता है इसका फार्मूला। क्या होता है, नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान क्या हो जाता है, विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलता है उसको यहाँ पे हम आपको बता दें। तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार बटे क्या होता है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। क्या होता है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब आपको यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो रही है, यानी कि एक नई टॉपिक यहाँ पे आ गई होगी, जो कि क्या है, यहाँ पे तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकलता है इसको अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी आप इसको लेकर के संशय में मत, यानी कि इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइए। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि तुल्यांकी भार जो है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। तो पहले एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करवा दें। तो नॉर्मलता बराबर आपको फार्मूला होता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। ये आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकलता कैसे है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार। ये जो भार है यानी कि यहाँ पे आपको लेना है, एक ग्राम में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें लेना है भैया, आपको ग्राम में लेना है। बटे क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखा है, यानी कि इसके बराबर जो हमने फार्मूला निकाला है, इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको नॉर्मलता का फार्मूला मिल जाएगा आपको नॉर्मलता बराबर, आपको यहाँ पे फार्मूला मिल जाएगा। इसके स्थान पर हम लोग ये वाला रख देंगे तो हो जाएगा आपका विलेय पदार्थ का भार। क्या हो जाएगा आपको, विलेय पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बटे क्या हो जाएगा भैया, आपका विलयन का आयतन लीटर में। चूंकि इसके स्थान पर हमने ये वाला पुटअप कर दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपका, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये आपका किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ये इसके लिए फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप यहाँ पे इसको नीचे लेके आएंगे तो गुणे हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको और इसको आप आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। नॉर्मलता बराबर आपको मिल जाएगा विलेय पदार्थ का भार ऊपर बचेगा। क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का भार हो जाएगा, पदार्थ का भार हो जाएगा बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे आपने आयतन लीटर में ले रखा है उसको अगर मिलीलीटर में चेंज करना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1000 से गुणा हो जाएगा। क्योंकि भाई आपको क्या करना है, मिलीलीटर को किस में चेंज करना है, ये सॉरी लीटर को किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करा देना पड़ेगा। तो वही 1000 से गुणा हम यहाँ पे यानी कि कर दे रहे हैं, 1000 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब ये जो आपका लीटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। तो बटे आपका क्या हो जाएगा, नीचे ये देखिए नीचे आपका चला आएगा तो क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार हो जाएगा।
तुल्यांकी भार हो जाएगा और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। क्या हो जाएगा भैया आपका, सॉरी मिलीलीटर में हो जाएगा। विलयन का आयतन ये किस में हो जाएगा आपका, यहाँ पे अब मिलीलीटर में आ जाएगा। पहले बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार देख ले पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हम 3 बार 4 बार आपको समझाएंगे, लेकिन जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा हमको पढ़ाने का, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है, जहां पे आपको ना समझ में आए, तो वहां पे तुरंत कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया है, हम किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से या फिर उसी में कमेंट के माध्यम से हम आपका जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है नॉर्मलता बराबर, देखिए यहां से शुरू से देखिए। नॉर्मलता बराबर पहले तो आपको फार्मूला होता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा आपका, लीटर में हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलता है उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार एक इसमें लेना है आपको, ग्राम में लेना है, बटे क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। और देखिए नॉर्मलता बराबर जब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को ले जाकर के जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, विलेय पदार्थ का भार जो कि क्या रहेगा, ग्राम में रहेगा, बटे क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर। अब लीटर को हमने मिलीलीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, 1000 से गुणा कर दिया। जब यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे तो यही चीज जो है कि ये जो है कि इसमें बटे आ जाएगा, आपका हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार, ये इसमें आप यानी कि यहाँ पे किस में रहेगा, आपका ग्राम में रहेगा, और गुणे आपका क्या हो जाएगा 1000 बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, गुणे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। अब यह किस में आ जाएगा आपका भाई, मिलीलीटर में आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। चलिए अब ऊपर का हम थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप लोग उसको जो है कि नोट कर लिए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग क्या किए होंगे, उसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर का, ठीक। चलिए अब देखिए आगे। अभी देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, कि क्या इतना लंबा फार्मूला जा रहा है। अभी इसका जो फार्मूला है एक सिंपल वे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे, वही फार्मूला जो है कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए यहाँ। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलता जो होती है, नॉर्मलता को आप प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हो जाएगा नॉर्मलता को हम कैपिटल एन लिख सकते हैं, बराबर देखिए विलेय पदार्थ का भार, जो विलेय पदार्थ का भार है, अगर हम इसको क्या मान ले, WA मान ले। क्या मान ले, अगर हम इस विलेय पदार्थ के भार को WA मान ले, और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे नीचे आपका क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, विलेय है तो इसके लिए हम लोग ए यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन है, इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, VB लिख दे रहे हैं, या फिर आप केवल V ही लिखिए। ये आपका किस में रहेगा, मिलीलीटर में यहाँ पे आपको लेना है। ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, यही फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही फार्मूला आपको याद रखना है। क्या है, n बराबर हम लिख सकते हैं WA गुणे 1000 बटे EA गुणे V, यहाँ पे किसमें लेना है, V को ml में लेना है, यानी कि लीटर में लेना है, ठीक ना। अगर दिक्कत हो रही है तो V को आप क्या करिए, यहाँ पे V सॉल्यूशन लिख दीजिए, V सॉल्यूशन लिख लीजिए। यहाँ आपको किस में लेना है, ml में लेना है। सॉल्यूशन का मतलब है आपका क्या है, विलयन का आयतन है। अब आपको यहाँ पे हम बता दें कि n क्या होता है भैया, आपका n क्या है, बोलिए क्या है आपका, n नॉर्मलता है। n क्या है आपका, नॉर्मलता है। और WA क्या है, WA क्या है, विलेय पदार्थ का भार है, विलेय पदार्थ का भार है, पदार्थ का भार है। और यह किसमें लेना है आपको, तो आप बोलेंगे किसमें लेना है आपको, ग्राम में लेना है, ठीक ना। और EA यहाँ पे क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है। क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है। क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है, ठीक ना। और आपका V सॉल्यूशन क्या है, V सॉल्यूशन आपका क्या है, ये क्या है, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है। और यह विलयन का आयतन किसमें आपको लेना है भाई, आपका मिलीलीटर में लेना है, यानी कि आपको ml में यहाँ पे लेना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई हो तो अब हम आगे चलते हैं। क्योंकि देखिए अभी हमको ये निकालना बाकी है, यानी कि हमको समझना जरूरी है, बाकी है कि EA कैसे निकलता है, यानी विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। क्योंकि देखिए आपने अभी देखा था
विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में नॉर्मलता का फार्मूला होता है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो आपको निकालना आ गया, लेकिन आपको तुल्यांकी भार कैसे, यानी कि आपका ई जो है वो क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा पहले उसको हम यहाँ पे आपको बता दें, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम बताएं आगे। हो गया। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तुल्यांकी भार कैसे यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक। देखिए, तुल्यांकी भार निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको भी हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। तो तुल्यांकी भार बराबर आपको फार्मूला मिलेगा। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना यानी कि ई कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो देखिए, तुल्यांकी भार बराबर एक फार्मूला होता है, तुल्यांकी भार बराबर एक फार्मूला होता है। इसको आप ई से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का भार, ठीक ना, बटे क्या हो जाएगा, यक्स, ठीक ना। क्या हो जाएगा, पदार्थ का, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पदार्थ का अणुभार बोल सकते हैं, ठीक ना। पदार्थ का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, आपका यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स क्या है, इस यक्स को आपको निकालना है। देखिए भाई, नॉर्मलता है, फार्मूले पे फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो आपको ई का मान अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, आपको यक्स एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब यक्स क्या है, वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यक्स यहाँ पे को फैक्टर होता है, ठीक ना, या फिर इसको आप बैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। यक्स जो होता है वो क्या होता है, आपका बैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक ना। यक्स जो है आपका क्या है, बैलेंसी यानी संयोजकता फैक्टर होता है। क्या है, बैलेंसी फैक्टर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर होते हैं। अब यक्स का मान कैसे निकलता है, ये चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यक्स का मान कैसे निकलता है, ये यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, पहले हम लोग एसिड के लिए बात कर लेते हैं, यानी कि अम्ल के लिए। अम्ल के लिए यक्स का मान आप कैसे करेंगे, यानी कि क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। अम्ल के लिए एक्स का मान ज्ञात करना, यानी कि अम्ल अगर कोई है तो इसमें आप यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे आप यक्स का वैल्यू, इसको यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है ना। देखिए, एक चीज देखिए, जो अम्ल होता है, अम्ल अगर है तो अगर अम्ल है उसमें क्या देखा जाएगा, उसकी क्षारकता देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, उसकी क्षारकता देखा जाएगा। क्षारकता का मतलब क्या है, जैसे कि वह कितना H+ आयन दे रहा है, वह कितना H+ आयन दे रहा है, वही क्या कहलाता है वहां पे, यानी कि वही क्या कहलाता है वहां पे, उसकी अम्ल की क्षारकता कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि अगर अम्ल है तो उसमें हम लोग देखेंगे कितना वह H+ आयन निकाल रहा है, कितना वह H+ आयन दे रहा है। जो H+ आयन देगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स का मान, उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, बेसिडिटी, अर्थात क्या बोला जाता है, आपका क्षारकता वहां पे उसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हम कोई अम्ल ले लें, मान लीजिए आपका HCl हो गया। जब आप इसको तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं भाई, H+ और प्लस Cl माइनस पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना H+ आयन निकला है, कितना H+ आयन यहाँ पे निकला है, एक निकला है कि दो निकला है, एक H+ आयन यहाँ पे निकला है। तो एक H+ आयन निकला है, मतलब कि यहाँ पे यक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक ही H+ आयन निकाल रहा है। जितना H+ आयन निकालेगा वही क्या हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक ही H+ निकाल रहा है, मतलब कि यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब अगर आपको बताना होगा H2SO4, क्या है आपका H2SO4, इसको जब आप तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं भाई, क्या पाएंगे 2H+ और प्लस SO4 2-। अगर आपको दिक्कत हो रही है कैसे यह टूट रहा है, तो हम
संयोजकता की सहायता सूत्र ज्ञात करना और सूत्र की सहायता से संयोजकता ज्ञात करना, इसके ऊपर हम जो है कि वीडियो बनाए हैं, ठीक ना। तो वहां पे हमारी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पे बैलेंसी जो है कि चेंज होती है, कैसे अगर बैलेंसी दिया रहता है उसका फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, और अगर फार्मूला मिल जाए तो उसका हम बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे यह टूट रहा है। बात समझ में आई ना। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितना H प्लस आयन ये दे रहा है H2SO4, 2 H प्लस आयन दे रहा है। कितना H प्लस आयन दे रहा है? 2 H प्लस आयन दे रहा है। इसका मतलब इसमें जो X का मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है ना। यहाँ पे भाई 2 H प्लस आयन निकाल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो X का मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आप ये ले लें H3, ठीक ना, अगर आप ले लें, चलिए, और हम कोई और एसिड अगर हम दे दें आपको सामने कि CH3COOH, चलिए इसको अगर आप तोड़ेंगे क्या पाएंगे? CH3COO माइनस और प्लस यहाँ पे H प्लस। अब यहाँ पे यह कितना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है? 1 H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। मतलब इसमें बेसिडिटी इसकी कितनी हो जाएगी, अर्थात जो क्षारकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसमें X का मान कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत बता देंगे X का मान क्या हो जाएगा? 1। बताइए, X का मान यहाँ पे कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे X का मान क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। यही केवल आपको ध्यान देना है, सब चीज छोड़ छाड़ करके केवल यही आपको वहां पे देखना है वह कितना H प्लस आयन दे रहा है। जितना H प्लस आयन देगा वही क्या हो जाएगा? इसकी क्षारकता हो जाएगा, अर्थात इसकी बेसिडिटी हो जाएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा? X का मान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जितना वहां H प्लस आयन निकाल रहा है वही क्या हो जाएगा? X का मान हो जाएगा। बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इससे डिफरेंस इसको लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे तो आप दे करके बता दे रहे हैं। अब जैसे हम ले ले यहाँ पे एग्जाम्पल, मान लीजिए H3PO3 और H3H2PO4 और यहाँ पे H3PO4 सॉरी, और यहाँ पे हम ले लें H3PO2। एक है H3PO3, एक है H3PO4, एक है H3PO2। अब बताइए यहाँ पे क्या तीनों में X का मान क्या होगा? जल्दी से इसको कमेंट करिए, जल्दी से इसको बताइए। तीनों में सॉल्व कर लीजिए अपने से, बताइए तीनों में X का मान क्या होगा। अब आप परेशान हो गए। परेशान यहाँ पे इसलिए हो गए क्योंकि तीनों में तो आप देख रहे हैं H3 ही है। इसका मतलब क्या, यह 3 H प्लस आयन देगा, इसमें X का मान 3 होगा। अगर आप यहाँ पे अगर देख करके आंसर करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो अब आप पूछेंगे कि अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे हम इसको कैलकुलेट करें X का मान इसमें। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, इसकी आपको संरचना बनानी पड़ेगी। तो चलिए संरचना बना करके तीनों को देख लेते हैं, इसकी संरचना कैसे बनती है। देखिए आपका, देखिए PO3 यानी H3PO3 है, तो फास्फोरस जो होता है कितनी बैलेंसी शो करता है? 5। यानी फास्फोरस जो होता है वो 5 बॉन्ड बना सकता है। इसकी अगर हम बैलेंसी देखें तो देखिए इसकी बैलेंसी यानी इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपका A हो जाएगा H3, A हो जाएगा यहाँ पे H, A हो जाएगा यहाँ पे H, और यहाँ पे हो जाएगा आपका H, सॉरी H3PO3 है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए एक H जो है कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं। इस यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, एक H बचा है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। देखिए फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3 4, यहाँ पे 5, ठीक। H3 हो गया 1 2 3, और PO यानी कि एक फास्फोरस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 2 और 3, सही है। ए इसकी स्ट्रक्चर है H3PO3 की। अब यहाँ पे बताइए X का मान कितना होगा, अर्थात यह कितना H प्लस आयन डोनेट करेगा, कितना H प्लस आयन ए देगा। तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना, स्ट्रक्चर में आप जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा, जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है
चाहे जो चाहता है वो मार करके उसको छोड़ लेता है। जैसे वो गांव में होते हैं ना, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उसी को सब लोग ज्यादा परेशान करते हैं। तो वैसे हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत छोटा ही उसकी साइज होती है, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो चाहता है वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है कि खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचने में सबसे ज्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, सबसे ज्यादा अपने आप को बलशाली महसूस करते हैं। कौन कौन होता है भाई आपका? एक होता है फ्लोरीन, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन। अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, फोन के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं। FON, F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन और N का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका? नाइट्रोजन होता है। यानी कि यही जो एलिमेंट 3 एलिमेंट होते हैं, यही क्या करते हैं आपका? सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी कि जिसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, यही तीनों होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? फ्लोरीन होता है, इसके बाद ऑक्सीजन होता है, इसके बाद कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। आ जाइए अब यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इतना तेजी से खींचेगा कि हाइड्रोजन को भनक भी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को चुराने में सबसे शातिर है, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर लेगा? अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगा। कौन? वो खींचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यानी कि H यहाँ से क्या निकल रहा है? प्लस के रूप में। अब आप पूछेंगे यहाँ पे क्यों नहीं निकल रहा है? ये भी बात है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे फास्फोरस जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी हाई नहीं है, फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसके कारण जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन खींच लेता है? ऑक्सीजन खींच लेता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? तो देखिए यहाँ पे कितना H प्लस आयन निकलेगा? एक H प्लस आयन यहाँ से निकलेगा और एक H प्लस आयन जो है कि यहाँ से, यानी कि यहाँ से 2 H प्लस आयन आपको निकलने वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें x का मान क्या होगा? बता दीजिए क्या हो जाएगा इसमें x का मान? तो इसमें x का मान भाई आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताइए, अगर आप यहां से देख करके बताए होते x का मान, तो क्या आपको सही आंसर मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है ना? तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी आपको क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसमें हम लोग x को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब आ जाइए दूसरे वाले पर, देख लेते हैं क्या इसमें भी x का मान 2 ही आता है या फिर x का मान 3 आता है या फिर कितना आता है, अभी आपके सामने आएगा। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो देखिए P हो गया डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। अब आप तो तुरंत बता देंगे इसमें x का मान क्या होगा? बता दीजिए कितना हो जाएगा? इसमें x का मान क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, इसमें x का मान कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, क्योंकि आप देखो 3 H प्लस आयन निकालेगा, एक H प्लस यहाँ से निकालेगा, एक H प्लस यहाँ से निकालेगा, एक H प्लस यहाँ से निकालेगा, इसमें x का मान कितना हो जाएगा भाई आपका? 3 आ जाएगा। क्लियर ना? इतनी बात आपको पल्ले पड़ी ना? अब आ जाइए इसमें। अब इसमें क्या खेला है? देखिए P डबल बॉन्ड O। अब देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लगा दिया, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ए देखिए यहाँ पे ए हो गया H3PO2। बताइए इसमें x का मान क्या होगा? तुरंत बताइए x का मान इसमें कितना होगा भाई? क्योंकि यहाँ एक ही H प्लस आयन निकालेगा, एक ही H प्लस निकालेगा, मतलब यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H प्लस थोड़ी निकल पाएगा, ये भी H प्लस आयन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा है। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होता तो तुरंत वह क्या हो जाता? H प्लस के रूप में रिलीज हो जाता और वहां पे x का मान एक और बढ़ जाता। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अब हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग x का मान अम्ल में निकाल सकते हैं ना? चलिए अब हम चलते हैं आगे क्षार की तरफ। तो अगर कोई अम्ल है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसकी क्षारकता देखते हैं। उसमें हम लोग x को कैलकुलेट करने के लिए कि वह कितना x प्लस यानी कितना H प्लस आयन दे रहा है, जितना H प्लस आयन देगा वही क्या हो जाएगा? उसकी क्षारकता हो जाएगा, यानी कि वही क्या हो जाएगा? उसमें x का मान हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्षार के लिए देख लेते हैं। किसके लिए? क्षार के लिए अब हम देख लेते हैं कि x का मान कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना होता है x का मान। थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है, ठीक है ना? तो इसके लिए आप लोग घबराइए ना। तो
न्यूमेरिकल जो है कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्षार के लिए x का मान ज्ञात करना। जब भाई अम्ल में आपने उसकी क्षारकता देखा तो क्षार में क्या देखेंगे, उसका उल्टा कर दीजिए। क्षार में क्या देखेंगे आप, उसकी अम्लीयता देखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई क्षार है उसमें आपको x का मान कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कितना हुआ, OH माइनस आयन दे रहा है। अगर क्षार है तो उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, उसकी अम्लीयता देखना पड़ेगा, मतलब वह कितना OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है, वही क्या हो जाएगा, उसमें x का मान हो जाएगा। जैसे देखिए अगर आप देखेंगे NaOH, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे भाई, आप कहेंगे Na प्लस और OH माइनस, तो इसमें x का मान बता दीजिए, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही OH माइनस आयन दे रहा है, किसी को एक ही OH माइनस आयन निकाल रहा है, इसका मतलब ये आपका x का मान क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, ठीक। आइए और CaOH का होल ट्वाइस, अब इसमें आप तोड़ेंगे तो इसको क्या पाएंगे, यानी कि Ca2 प्लस और प्लस 2OH माइनस आप पाएंगे। अब इसमें आप पूछेंगे x का मान, तो हम तुरंत बोल देंगे इसमें x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 OH माइनस आ निकल रहा है। देखिए कितना आसान है x का मान कैलकुलेट करना, और आप लोग झूठे ही परेशान हो रहे थे कि x का मान कैसे निकलेगा, ठीक ना, तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, ये सब ठीक। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक। अब देखिए आपको क्या हो जाएगा, और हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए AlOH का होल थ्राइस दे दें, इसमें अगर आप तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, Al3 प्लस और प्लस 3OH माइनस, तो आप बोलेंगे इसमें x बता दीजिए, तो x का मान इसमें क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि आप NaS3 में बता दीजिए x का मान, अब आप हो गए परेशान यहाँ पे, अब आप यहाँ पे परेशान हो गए कि NaS3 में भाई हम इसमें कैसे बताएंगे कि ये आपका क्या है, अम्ल है, यानी कि इसमें x का मान कितना होगा, बात समझ में आ रही है। तो आप इसमें पूछेंगे NH3, तो देखिए क्या करिए, आप इसको तुरंत H2O से रिएक्शन करा दीजिए, तो आप इसको यानी कि H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या पाएंगे, NH4OH पाएंगे। तो बता दीजिए NH4OH को जब आप तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, बोलिए NH4 प्लस और प्लस यहाँ पे OH माइनस, तो यहाँ कितना OH माइनस आयन दे रहा है, 1, तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये आपका हो गया क्षार के लिए x का मान कैलकुलेट करना, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसमें देखते हैं कि लवण के लिए आप लोग कैसे x का मान जो है कि कैलकुलेट करेंगे, ठीक। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे किसके लिए हम लोग देखेंगे, लवण के लिए। लवण के लिए x का मान कैलकुलेट करना। लवण के लिए एक सिंपल सा फंडा है, जैसे कोई भी लवण हम ले लें, मान लीजिए NaCl है आपका, तो इसमें देख लीजिए आप, या तो इसमें आप देखिए पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं, या फिर यह कितना यानी कितना प्लस आयन डोनेट कर रहा है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप तोड़ेंगे तो पाएंगे Na प्लस और प्लस Cl माइनस, तो इसमें देखिए कितना Na प्लस दे रहा है, यानी कि प्लस वाला कितना दे रहा है, 1, तो आपका इसमें x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप देखें CaCl2, तो इसमें देखिए टूटेगा कि कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस और फिर प्लस यहाँ पे 2Cl माइनस, तो आप देख रहे हैं ना यह कितना प्लस का चार्ज दे रहा है, जितना प्लस का चार्ज देगा वो हो जाएगा इसमें x का मान, या तो फिर आप देख रहे हैं कितना माइनस का चार्ज दे रहा है, माइनस का टोटल माइनस का टोटल एटम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन प्लस का आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका चार्ज देखना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, ठीक। इसमें बोलेंगे आप x का मान कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप बोलेंगे AlBr3, इसमें अगर आप पूछेंगे x का मान तो क्या मिलेगा, ये Al3 प्लस और प्लस 3Br माइनस मिलेगा, तो आप बोलेंगे इसमें x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Al जो है कि 3 प्लस बना रहा है, या तो फिर इसको देख लीजिए Br जो है कि 3 माइनस बना रहा है, यानी कि 3Br जो है मिलकर के 1 माइनस बना रहे हैं। एक माइनस जो है कि 1Br जो है 1 माइनस देगा, तो 3Br क्या देंगे, 3 माइनस देंगे ना, तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया लवण की बात। अब हम देख लेते हैं, जैसे कोई धातु है तब उसमें हम लोग x का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चल आ जाइए, अगर कोई क्या है, धातु है या फिर कोई परमाणु है, चलिए परमाणु ले लीजिए आप, जैसे आपका मान लीजिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक ना। इसके बाद फिर आप ले लीजिए एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक ना, फ्लोरीन ले लीजिए, ये सब ले लीजिए। इसमें अगर आपको निकालना होगा इसमें x का मान कैसे निकलेगा, तो आप क्या बताएंगे इसमें x का मान। देखिए अगर कोई एटम दिया है, अगर कोई एलिमेंट दिया है, तो उसकी आप बैलेंसी
कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो इसकी बैलेंसी होगी वही क्या हो जाएगा, इसमें एक्स का मान हो जाएगा। बैलेंसी तो आप लोग निकालना जानते ही हैं। अगर नहीं निकालना जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको एकदम बेसिक से बताया गया कि बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम नई टॉपिक वीडियो यानी कि अपलोड करें यूट्यूब पर, तुरंत आप में नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको जो है कि देखें और उसका आनंद लें और आपको अधिक से अधिक जानकारी जो है कि प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो आपको यक्स का मान कैलकुलेट करना आपको आ गया होगा। अगर कोई धातु है यानी कि अगर कोई परमाणु है तो परमाणु में आपको क्या करना है, उसमें यक्स का मान कैलकुलेट करने के लिए उसमें आपको क्या करना है, बैलेंसी देख लेना है कि बैलेंसी देख लेना है वह कितना बैलेंसी शो कर रहा है, वही क्या हो जाएगा उसमें यक्स का मान। जैसे देखिए अगर आप सोडियम को देखते हैं तो सोडियम क्या करता है, 1 प्लस बनाता है, इसमें यक्स का मान कितना हो जाएगा 1। Mg देखेंगे तो Mg क्या करता है, 2 प्लस बनाता है, इसमें यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। F को अगर आप देखते हैं तो 1 माइनस बनाता है, इसमें भी यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप Al को देखें, ए आपका क्या करता है 3 प्लस बनाता है यानी कि +3 बनाता है, इसमें यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया यक्स का मान कैलकुलेट करना। इस यक्स का मान जो है कि आप यहाँ पे रख देंगे और पदार्थ का क्या होता है, अणुभार होता है। तो अणुभार यहाँ पे आप निकाल करके उसमें जो है कि यक्स के मान यानी यक्स से अगर आप वहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको, तुल्यांकीय भार, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कि इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो जहाँ भी है आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, अच्छे बच्चे बनिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।